करने में और मार्केट के अंदर जो कंपटीटर्स होते हैं ना उनके साथ टक्कर लेने में जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट स्टेप्स का इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, कि हमारा बिजनेस प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हम जैसा कि हमारी जूतों की अगर एक फैक्ट्री है तो हम उसके अंदर कितने इफ़ेक्टिव और कितने अच्छे और कितने कम टाइम में जो है ना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी। इसके अगली बात facilitates the managerial decision making and I'm sorry facilitates managerial decision making and the work group collaboration। अब इसमें यह है कि बात मैनेजर को कुछ ऐसे डिसीजंस करने पड़ते हैं जो कि काफ़ी टफ होते हैं और इस वजह से हमें खुद को फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर सब बना के दे देते हैं कि कंप्यूटर के अंदर करें, अपनी इंफॉर्मेशन पुट करें और वो आपको जो है ना एक रैशनल सा डिसीजन ले देगा कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ डिसीजन ले रहे हैं आप, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो सक्सेस होगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेस नहीं होगा, उसकी कंट्राडिक्शंस क्या होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे केस वन उसमें मतलब केस स्टडीज़ है हाइडेलबर्ग, हनीवेल और एटन की। उसने कहा कि स्मार्ट सर्विसेज एंड स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। पहली चीज़ उसने कहा कि हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं बिज़नेस के लिहाज से, किस वजह से कि देखें स्मार्ट सर्विसेज जो है ना और स्मार्ट प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं। उसमें कैसे जी, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड इंटरवेन एंड असिस्ट, ठीक है। मशीन्स रिलाई इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट एंड द वायरलेस सिस्टम। अब हनीवेल साहब ने ये कहा था कि इसके ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस होती है, मिनिमाइज मेंटेनेंस होती है और रिपेयर कॉस्ट वो भी कम होती है। लेस अनएंटिसिपेटेड डाउन टाइम होता है कि कितनी देर के लिए हमारा जो सिस्टम है या सर्वर है वो डाउन होता है, अपने आप को रीस्टार्ट करता है या व्हाटएवर। इंक्रीज्ड वैल्यू जस्टिफाइज प्रीमियम चार्ज, एब्सोल्युटली। जैसे जैसे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हमारा वक्त बढ़ता जाएगा, हमें फिर उसके लिए चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे। उसने कहा है अब केस स्टडी के क्वेश्चन हैं। उसने कहा वाई शुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बिल्ड स्मार्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड स्मार्ट सर्विसेज। उसने कहा कि देखें जैसा कि पीछे हमने पहली चीज़ पढ़ी है कि स्मार्ट सर्विसेज एंड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। उसने कहा कि कंपनी को क्या मसला है, वो देखो हम कहते हैं ना आम जुबान में कोई क्या मसला है कि आप ये काम कर रहे हो। तो उसने कहा कि कंपनी को क्यों ज़रूरत है कि वो स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाए और स्मार्ट सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करें। जैसा कि देखें स्मार्टफोन आप हर बंदे के हाथ में माइट भी, अभी भी कुछ लोग जो है मोबाइल पे ही देख के मोबाइल से ये लेक्चर ले रहे हो। इस वजह से यही बात करते हैं कि स्मार्ट प्रोडक्ट्स और स्मार्ट सर्विसेज क्या है। जस्ट लाइक जी फूड पांडा है, फूड पांडा आप उसे ऑर्डर करते हैं, स्मार्ट सर्विस है ना, आपको जाना नहीं पड़ रहा, आप स्मार्ट प्रोडक्ट से स्मार्ट सर्विस को अवेल कर रहे हैं। फूड पांडा पे ऑर्डर किया, टक करके जनाब आपके घर के आगे ऑर्डर आ गया या आपके जहाँ पे भी आपने ऑर्डर की है वहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी मनपसंद चीज़, ठीक है। उसने कहा कि व्हाट बिजनेस बेनिफिट्स कैन बी गेन्ड, इस बिज़नेस के क्या बेनिफिट्स हैं जो हम ले सकते हैं। आगे उसने कहा प्रोवाइड एग्जांपल बियॉन्ड दोज डिस्कस्ड इन दिस केस। इसकी अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स भाई सबसे बड़ा ये है कि आपका जो है बिज़नेस है वो ग्रो करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका बिज़नेस ग्रो करता है और आप जानते हैं जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी जो है ना रेवेन्यू, इनकम, हर चीज़ बढ़ने लग जाती है। ऐसी बात है कोई भी काम ऐसा नहीं जिसके अंदर नुकसान ना हो, लेकिन इसमें ज़्यादातर बेनिफिट्स ही होते हैं, नुकसान कम होता है। कि जब देखें आपका टोटल का टोटल ट्रैक रिकॉर्ड जो है आपकी एक्सेल शीट के अंदर पड़ा हुआ होता है। आपका जो मतलब आपकी बिज़नेस है, आपकी एक शॉप है, आपका एक जनरल स्टोर है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो अब सारी हर चीज़ जो भी आप सेल आउट कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं आप सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हैं और उस सिस्टम के अंदर एंटर करते करते जब भी आपका दिल करता है कि जनाब हम देखते हैं पिछले दिन में हमने क्या परचेज़ किया था, क्या सेल किया, उसकी टोटल प्राइस कितनी थी, उसमें हमारी कॉस्ट कितनी है, उसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, उसमें कितना जनाब हमें बराबरी है कि मतलब हमने ना ज़्यादा कमाया ना कम कमाया। आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप उसकी बेस के ऊपर नया डिसीजन ले सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक हो गया।
दूसरा है व्हाट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड बाय कंपनीज इन दिस केस टू बिल्ड स्मार्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड द स्मार्ट सर्विसेज। अब व्हाट अदर आईटी कंपोनेंट्स माइट बी यूज्ड, गिव एग्जांपल ऑफ द कैपेबिलिटी दे वुड प्रोवाइड। अच्छा, आपकी जनाब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपकी दुकान, आपका एक जनरल स्टोर है, आपकी एक जनरल स्टोर है, आप सेल आउट करते हैं, परचेज़ करते हैं चीज़ों को, आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक की इंफॉर्मेशन है आपके जनाब टोटल वर्कर्स की इंफॉर्मेशन है, टोटल टाइम है, कौन सा वर्कर कितनी देर के लिए काम कर रहा है, उसने क्या क्या सेल किया है, किस रैक से या किस जगह से कौन सी चीज़ सेल हुई है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास एक रिकॉर्ड की हालत में मौजूद होती हैं। और वो रिकॉर्ड रिटर्न होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पे, नॉट द ट्रेडिशनल वे जो हम रजिस्टर के ऊपर या वैसे चेकबुक सी बनी होती है, वैसी वो चीज़ नहीं होती, इसमें आपके सिस्टम के अंदर सेव है। अच्छा, उसने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आप किस किस्म की जो है ना कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब जाहिर सी बात है जी, जावा और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके सिंपल सी एक आप फूड पांडा जैसी एप्लीकेशन बना लेते हैं। टेक्नोलॉजी है जी, यूज़ की है। अब आप बात करते हैं जी, आपका जो सिस्टम है जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, भी वो सी शार्प के अंदर बना हो, ज़्यादा चांसेस है वो सी शार्प के अंदर बना हो। आपकी वेबसाइट है, आपके जनरल स्टोर की लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं चीज़ें, और वो सारा भी देखे सी शार्प है, .NET है, ASP.NET यूज़ करके उसको बना लेते हैं। ये हो गई, और उसी के हिसाब से सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज भी ऐसे यूज़ होती है। आगे नेक्स्ट वन आ गया, व्हाट आर सम लिमिटेशंस ऑफ स्मार्ट प्रोडक्ट्स एंड स्मार्ट सर्विसेज स्ट्रेटजी। ठीक है, उसने कहा कि आपकी लिमिटेशंस क्या है स्मार्ट प्रोडक्ट्स की। देखिए, स्मार्ट प्रोडक्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि उनकी गारंटी कोई नहीं होती मोस्टली। जिस तरह हम कहते हैं चाइना माल है या जस्ट लाइक दिस, हम कहते हैं जनाब स्मार्ट प्रोडक्ट है जी, आपका मोबाइल फ़ोन आपने ले लिया, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चलता जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो आपने मोबाइल लिया, पिन पैक लिया और वो 2 साल ही चले या वो 10 साल चले, मे भी भाई वो पहले दिन लेते सारी ख़राब हो जाए, कोई अंदर मसला आ जाता है, कोई हार्डवेयर का इशू आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर का आ जाता है। ये अब स्मार्ट सर्विसेज की बात करें, आपने फूड पांडा पे 6 रोटियाँ ऑर्डर की हुई हैं, आपको जनाब 5 आ रही हैं, आप देखें वो आपको दे के चला जाता है, वो बंदा चला जाता है आपके पास, अब क्या करेंगे आप? उसके लिए भी कोई ना कोई होनी चाहिए ना, इस तरह के मसाले से। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ सिस्टम। जैसे कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हमें सिस्टम का पता होना चाहिए। लेकिन सिस्टम की अगर समझ आएगी तो ही आपको पूरा समझ आएगा, अदरवाइज़ अगर हम किसी से पूछें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछते हैं कि सिस्टम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जनाब सिस्टम है, एक सिस्टम है, मतलब जस्ट लाइक मेरा लैपटॉप है, सिस्टम है जी, ये क्या करता है, मेरे सारे काम कर देता है, जैसे जैसे वैसे कहते हैं वैसे करते हैं। लेकिन नहीं, अगर सिस्टम की एक प्रॉपर डेफिनेशन की जाए, अगर सिस्टम की एक प्रॉपर डेफिनेशन की जाए तो हमें पता चलता है, देखो भाई सिस्टम ये नहीं होता है कि उसको जो भी कह दिए वो सब करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिस्टम के ना चंद एक पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 उसने कहा कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, उसने कहा कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, जस्ट लाइक आपने अभी लैपटॉप की बात की है या मोबाइल की या कंप्यूटर की या कोई NIC डिवाइस है, और हम अगर कह सकते हैं कि हमारा जो पंखा है वो भी एक सिस्टम है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो जनरेटर है, ठीक है, वो भी एक सिस्टम है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो घर है वो भी एक सिस्टम है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा UPS है या पावर सप्लाई जो है हमारी वो भी एक सिस्टम है। अब कैसे देखें, उसने कहा कि पहली चीज़ ये है कि जो सिस्टम होगा उसकी पहली निशानी ये है कि वो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होगा, कि उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और ज़ाहिर सी बात है वो डिपेंडेंट होंगे। इंटर रिलेटेड का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक वे के साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि विद अ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री। अब जाहिर सी बात है ना कि जब भी कोई काम करते हैं तो हम उसको बता देते हैं कि भाई
आप यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल एक बंदा गुजरांवाला से लाहौर जा रहा है, हम उसे ये कह देंगे कि आप भाई गुजरांवाला से लाहौर चले जाओ। अब अगर गुजरांवाला की बात करें, गुजरांवाला जो है वो जैसा कि ख्याली बाईपास है, वहाँ से भी शुरू हो सकता है। वो बंदा जनाब अली को चौक से शुरू हो सकता है, वो बंदा पिंडी बाईपास से शुरू हो सकता है। अगर हम उसको क्लियरली डिफाइन करके बाउंड्री नहीं ना दे रहे हम, ये तो हमने एक जनरल से बात करी भाई गुजरांवाला से लाहौर जाना है। अब लाहौर जो है वो बंदा फॉर एग्जाम्पल काला शाह काकू इंटरचेंज पे जाके कह देता जी मैं लाहौर आ गया हूँ, चाहे से बाद में लाहौर शुरू हो जाता है। एज ए सिटी की अगर बात करें तो वो शुरू हो गया तो कहेगा भाई मैं लाहौर पहुँच गया, जबकि हमने उसे कहा था कि लाहौर चले जाओ, तो चला गया, बात ख़त्म। लेकिन वो अपने गोल पे नहीं पहुंचा, उसने अपनी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो अचीव नहीं की, अपना गोल अचीव नहीं किया। इस वजह से हमें ये ज़रूरी है कि उनकी डिफ़ाइन कर दे बाउंड्री, जैसा कि बाउंड्री सर डिफ़ाइन कर देता है कि भाई गुजरांवाला गिफ्ट यूनिवर्सिटी से लेकर आप जाएंगे लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस तक, ठीक है। और हम उसको उसका पाथ भी बता देंगे, भाई आप यहाँ से कहाँ पे जाओगे, फिर कहाँ पे कौन कौन से स्टॉप आएंगे रास्ते में, आपने कहाँ से गुजर के और कितना आपका कॉस्ट आएगी और कितना टाइम लगेगा एस्टिमेटेड, ठीक है। जिसको हम ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कहते हैं, जैसा कि मतलब एक किसी अगर मशवरा लेना हो तो वो कहते हैं ना किसी अक्लमंद से लेना चाहिए, तो ये कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है ना, यानी कि अक्लमंदाना जो खर्चा है वो हम बताएंगे उसे। ये होगी उसकी बाउंड्री डिफाइन। जैसा कि हम क्या करते हैं कि एक सर्कल लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल भी पेन एंड पेपर लें तो ऊपर सर्कल लगाएं और उसके अंदर 6 से 7 जो है ना डॉट्स लगा दें। अब वो किसी को भी आप दिखाएंगे तो वो कहेगा कि जनाब ये एक सर्कल है, उसके अंदर 6 डॉट्स है। लेकिन अगर हम उसको इस तरह समझें कि देखें हर चीज़ की एक हद होती है, अगर हद नहीं होगी तो चीज़ मुनासिब नहीं होगी। ओके, वर्किंग टुगेदर सारी चीज़ें, या तो वो कंपोनेंट्स और या जो उन कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं वो सारे एक दूसरे से वो भी रिलेटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है टू अचीव अ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि देखें सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हमने अचीव करना है और उनको अचीव करके हम अपना गोल अचीव करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज जो बनी होती हैं वो। अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं अपने लैपटॉप की, तो इसमें भाई पहले नंबर पर देखते हैं कि सेट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट्स क्या है। सेट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट्स ये है कि देखो इसके अंदर मदरबोर्ड है, एलसीडी है, कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, प्रोसेसर है, इसके अंदर सीमोस चिप है, ठीक है। मेरा ख्याल है इन चीज़ों को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या होती है। इसके अंदर हीट सिंक है, यूएसबी पोर्ट्स है, चार्जिंग पिन है, पावर बटन है, इसके अंदर माइक्रोफोन जैक है, इसके अंदर हेडफोन जैक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसकी। अब देखिए ये सारे के सारे इंटरलेटेड कंपोनेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आप अगर एलसीडी उतार देते हो और कहो कि मेरा सिस्टम चल जाए, भाई वो चल तो जाएगा, लेकिन वो मतलब आप नहीं कह सकते कि मेरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। इनफैक्ट कि अगर आपको दूसरी एलसीडी साथ में लगा लो, फॉर एग्जांपल आप माउस उतार देते हो उसका, ठीक है, और अगर थोड़ा सा प्रिसाइज है तो हम कहते हैं कि इसकी भाई हार्ड डिस्क निकाल दो, सिस्टम चलाओ। ये सिस्टम चलेगा, लेकिन क्या फ़ायदा इस सिस्टम का जो हार्ड डिस्क तो निकाल दी और वो चलता रहो। और एक एग्जांपल और कि भाई इसकी रैम निकाल देते हैं लैपटॉप के अंदर से, निकाला उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी जो है ना वो गेन नहीं किए, अपना सेट ऑफ गोल्स जो है ना उसने वो भी पूरे। तो अब हम शुरू करते हैं दोबारा से। जैसे कि बात चल रही थी कि सिस्टम क्या है, सिस्टम की बात हो रही थी। यहाँ पे अब सिस्टम को देखें, हमने कहा था कि सिस्टम लैपटॉप की बात हो रही थी। देखें अगर रैम निकाल लें तो क्या होगा, सेट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट्स का पता चल गया, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री है कि भैया अब रैम को जो है ना यूएसबी वाले स्लॉट में नहीं लगा सकते और ना यूएसबी को रैम की जगह पे लगा सकते हैं, और उन दोनों की वर्किंग जो है वो बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद वर्किंग टुगेदर, अब ये सारे कंपोनेंट्स मिल के काम करेंगे तो सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा टू अचीव अ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और ये अगर सारे प्रॉपर मिल के काम करेंगे तो ही हम अपना टास्क जो भी है हमारा काम हम परफॉर्म करेंगे। तो ये तो होगी बात सिस्टम की। अगर कोई बात समझ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब बात आ गई व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है,
वो तो हमने एक सिस्टम की बात की है ना कि सिस्टम क्या हो सकता है, किस तरह का होता है, उसकी वजह क्या है, हम किस चीज़ को, हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम है या नहीं। अब बात आएगी व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एन ऑर्गेनाइज्ड कम्बिनेशन ऑफ, देखिए जिस तरह उसने पहले कहा था इंटररिलेटेड कंपोनेंट है, ठीक है, ज़रा उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखें उसने कहा कि एन ऑर्गेनाइज्ड कम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डाटा रिसोर्सेज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। 5 उसने जो है ना इसमें पॉइंट्स बताए हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के। पहले बात हो रही थी सिर्फ सिस्टम की, अब बात हो रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ठीक है, उसने कहा कि देखिए ऑर्गेनाइज्ड कम्बिनेशन है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कॉरपोरेट है, एक एजेंसी है, एक कंपनी है, उसके अंदर देखिए ये 5 चीज़ें ज़रूर मौजूद होंगी। ठीक है, पीपल होंगे उसमें कोई मैनेजर होगा, कोई उसमें वर्कर होगा, कोई उसमें कोऑर्डिनेटर होगा, और व्हाटएवर कोई फोरमैन होगा, इस तरह लोग मौजूद होंगे। दूसरे नंबर पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, अच्छी बात वहाँ पे हार्डवेयर भी होगा, वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी होगा, कंप्यूटर है, कैमराज है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। कम्युनिकेशन नेटवर्क भी होगा, जाहिर सी बात है कि वो देखें वो आपस में कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं उस कंपनी के अंदर, वो वायरलेस करते हैं या वायर्ड करते हैं, जैसा कि मतलब वाईफाई को यूज़ करते हैं, या कि हर सिस्टम के अंदर एक अलग से तार लगी हुई है, एक इथरनेट केबल जिसे हम कहते हैं वो लगी हुई है। अब आगे डाटा रिसोर्सेज की, अब डाटा के रिसोर्सेज हैं, वो जाहिर सी बात है जो मैनेजर होगा उसके पास तो टोटल होल्ड होगा, अब वो देख रहा होगा कि हमारे पास कितना डाटा है, डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है क्या नहीं। और पॉलिसीज होंगे और प्रोसीजर्स होंगे, पॉलिसीज होंगी वो जो कंपनी ने खुद बनाई होंगी, क्लियरली डिफाइंड होगी कि ये काम हम करते हैं, ये नहीं करते, अगर आप इस तरह करोगे तो हम इस तरह करेंगे। अगर इसी तरह प्रोसीजर है कि भाई अगर कोई दो बंदे आपस में लड़ पड़ते हैं तो क्या हल है उसका, कि हम देखेंगे सीसीटीवी देखेंगे कि पहले किसने मारा है, ठीक है, हम उसमें से फैसला करेंगे, वो कहते हैं कि हम दोनों को निकाल देंगे, ये भी प्रोसीजर्स हैं। उसने कहा दिस सिस्टम स्टोर्स, रिट्रीव्स, ट्रांसफॉर्म एंड डिसइमिनेट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जी, उसने कहा कि हम इस सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्टोरेज देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसको हम पहले स्टोर करते हैं, फिर रिट्रीव करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। जैसा कि हमारे पास देखिए पहले लैपटॉप के अंदर थी एक्सेल की शीट, उसके अंदर सारे वर्कर्स की लगी थी जनाब, अटेंडेंस थी फॉर एग्जांपल, अटेंडेंस थी, अटेंडेंस की हम पहले सिस्टम के अंदर थे, हमने प्रिंट निकाल लिया, दीवार पे लगा दिया कि भाई इसकी अटेंडेंस पूरी है, इसकी पूरी नहीं है। ये चीज़ ट्रांसफॉर्म हो गया, डिसेमिनेट्स करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन को कि हम यूज़ कर लेते हैं उसके जैसा हम चाहें। अब अगली बात आ गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की, जैसा कि उसने केस स्टडी में कहा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। चलेंगे अब बात उन पे करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ऑल कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी पेपर बेस्ड। जाहिर सी बात है जी, उसने कहा कि तुम बाद में बात करते हैं इस पर। आई हैव टू टेक ए कॉल। ओके ठीक है, हमने बात कर ली उसकी। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जैसे हम बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं और रिसोर्सेज हैं जो कि इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए ज़रूरी हैं, और जो उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी ज़रूरी है। और उसने कहा कि हो सकता है कि ये पेपर बेस्ड हो, यानी कि इनको हमने रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखा हो। अब अगली बात आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की, जैसे कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है, डाटा मैनेजमेंट है। हार्डवेयर क्या आ गया जनाब, आपकी सिस्टम आ गया जनाब, आपकी बॉडी आ गई, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, ठीक है, आपके राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, ये नेटवर्किंग में आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। डाटा मैनेजमेंट में ये आ जाएगा कि डाटा मैनेजमेंट के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, कि डाटा को किस तरह मैनेज करना है, कौन बंदा किस डाटा को मैनेज करेगा। और फोकस विल बी ऑन द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS का देखिए सब्जेक्ट में मेन फोकस होगा CBIS के ऊपर, ठीक है। अब उसने कहा व्हाट शुड बिजनेस प्रोफेशनल नो। अब बिजनेस प्रोफेशनल जो है ना उनको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसने बात की है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए
ये उसने एक मतलब डायग्राम से बनाई हुई है। इसमें कहा कि मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं कि देखिए मैनेजमेंट के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस आपको आते हैं, आपको उन सबका इल्म होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का इल्म होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। आगे उसने कहा कि फाउंडेशन कॉन्सेप्ट कि हम उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की फाउंडेशन किस तरह की है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस आ गए, बिजनेस एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। अब उसने फंडामेंटल रोल ऑफ आईएस इन बिजनेस, आईएस मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसने बताया कि इनके फंडामेंटल रोल्स क्या हैं। देखिए जी, उसने कहा कि स्पोर्ट सबसे पहले स्पोर्ट है बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, फिर स्पोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग है, फिर स्पोर्ट स्ट्रेटजीज टू कम्पेटिटिव एडवांटेजेस फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। नेक्स्ट उसने कहा कि ट्रेंड से कैसे चलते हैं 1960 से ऑनवर्ड जो है ना, ये 2000 तक ट्रेंड किस तरह चेंज होता रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आज हम बात यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बाकी आज हमारी 15 स्लाइड्स हो चुकी हैं और बाकी कल से हम जो है इंशाल्लाह इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।